सुप्रभात बच्चों, आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष आत्म परिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता है दोनों कविताएं जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं, इन दोनों कविताओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सभी ने इन दोनों कविताओं को भली भांति इनका अध्ययन किया होगा और मैं आशा करती हूँ कि जो मेरे द्वारा प्रश्न आज इस वीडियो में प्रस्तुत किए गए हैं, आप सभी उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए भी, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जाहिर सी बात है, कविता को पढ़ के आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, ये मैं आशा करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, आत्म परिचय कविता के आधार पर इस कथन का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि शीतल वाणी में आग क्या होती है। शीतल वाणी यानी कि जब वाणी में शीतलता है, जब वाणी में आप ये कह सकते हो कि जब वाणी में एक प्रकार का शीतलता मतलब ठंडाई का एहसास है, विनम्रता है, तो आगे फिर उसमें आग कैसी है, उसमें आग कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें क्या विरोधाभास है, विरोधाभास के बारे में हमें बताना है। तो शीतल वाणी में आग होने का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था जब हमने इस कविता को पढ़ा था। तो इस कविता में हमने पढ़ा था कि शीतल वाणी में आग होने का मतलब है कि कवि की जो वाणी है वो विनम्र है, लेकिन उसमें अंदर ही अंदर व्यंग्य है, उसमें अंदर ही अंदर ताने दिए गए हैं उन लोगों को जो स्वार्थी हैं, जो केवल सांसारिक वैभव के प्रति पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी वाणी में शीतलता तो है, लेकिन उनके विचार जोशीले हैं। ठीक है, उनके मन में जग के प्रति एक विद्रोह की भावना है और वो जोश जो उनके अंदर है वो कभी होश नहीं खोता। जोश होश नहीं खोता का अर्थ क्या है कि उनके मन में संसार को बदलने की प्रेरणा है, लेकिन वो कभी भी आक्रामक वे में या कभी भी गुस्से में उस चीज़ को नहीं दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते। उनकी वाणी में शीतलता है, विनम्रता है और वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर उस बुराई को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखते हैं। ठीक है, उनके अंदर एक अलग ही प्रकार की विरह की वेदना है। जाहिर सी बात है, वो विरह वेदना इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है और वो कहीं ना कहीं वो प्रिय का जो वियोग है, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, प्रिय मतलब उनकी पत्नी से जो वियोग हुआ है वो उनके मन में विरह वेदना के रूप में समाया हुआ है और वही उन्हें अंदर ही अंदर जलाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं शीतल वाणी में आग विरोधाभास की स्थिति है। मतलब विरोधाभास का अर्थ क्या है, विरोध है, मतलब शीतल अलग चीज़ है और आग अलग चीज़ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत शब्द हैं, लेकिन फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो शीतल वाणी है, जो उनकी वाणी बहुत शीतल है, लेकिन उस वाणी में उनके विचार जोश से भरे हैं, जोशीले हैं, वो जग के प्रति विद्रोह की भावना को दर्शाते हैं, लेकिन वो विद्रोह की भावना में कभी भी वो अपना आपा नहीं खोते, बल्कि वो शांति से प्यार से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जग जीवन का भार से कवि का क्या आशय है। जग जीवन का भार क्या है। जग जीवन के भार से कवि का आशय है कि जग जीवन में जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तो उसके सांसारिक रिश्ते नाते इन सभी की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है और इसी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो इस संसार में रहता है, घूमता है, फिरता है और उसको इस चीज़ों का निर्वाह करना पड़ता है। ये जब मैंने आपको कविता पढ़ाई थी तो मैंने इस चीज़ का जिक्र कविता की पहली ही पंक्तियों में किया था कि जग जीवन का भार है कि संसारिक कर्तव्यों का निर्वाहन करना, उनको जीना। संसारिक कर्तव्यों का निर्वाहन क्या है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की अपने बच्चों की प्रति, बच्चों की अपने माता पिता के प्रति, ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नाते रिश्तेदारों के प्रति, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही जग जीवन का भार है। नेक्स्ट है, कवि अपने विगत जीवन के बारे में क्या बताता है। विगत जीवन के बारे में क्या बताता है, यानी कि जो पहले जो बीत गया जीवन उसके बारे में वो क्या बता रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि कर दिया किसी ने झंकृत जिन्हें छूकर, मैं सांसों के दो ताल लिए फिरता हूँ। ये कविता की कुछ पंक्तियाँ थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो वही विगत जीवन के बारे में बताया है कि उनकी
प्रेमिका, उनकी पहली पत्नी ने उनके जीवन में आकर उनके जीवन में प्रेम रूपी तारों को झनकारा था। तो वही उन्होंने कहा कि उनके जीवन में प्रिय का प्रवेश हुआ था और उन्होंने उनके हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत किया था, और आज भी वो उसी प्रेम रूपी मदिरा का पान करते हैं, उसी शराब का वो पान करते हैं। स्नेह सुरा, हमने पढ़ा था, स्नेह सुरा, स्नेह मतलब प्यार रूपी शराब का पान करते हैं और उन्हीं की यादों में डूबे रहते हैं। विगत जीवन यानी कि पूर्व जीवन या पहले के जीवन के बारे में, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि उनकी पहले की जो लाइफ थी उनके बारे में क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश के प्रथम भाग के अनुसार बताइए कि कवि किस मनोदशा में जी रहा है। मनोदशा का अर्थ होता है मन की स्थिति। कैसी मन की स्थिति थी? तो हमने पढ़ा था कि उनकी जो मन की स्थिति थी वो यौवन में उन्माद था, यौवन में उनकी उन्माद भी था, अवसाद भी था। उन्माद का अर्थ था मस्ती, अवसाद का अर्थ था दुख। ठीक है, यानी कि उनमें दीवानगी, मस्ती भी थी, उनके अंदर प्रेम का एक नशा था, अपने प्रिय के प्रेम का नशा उनके जीवन में था और वो उसी में जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है? ग्रस्त मतलब है कि वो किस प्रकार से अवसाद का अर्थ दुख से पीड़ित है। किस प्रकार से? तो दुख होने का मात्र एक कारण था, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो प्रिया थी, उनसे वियोग का कारण, उनसे बिछड़ने का कारण ही उनका अवसाद था, क्योंकि आज उनकी जो पत्नी है वो उनके साथ नहीं है और इसी वजह से वो निराशा में डूबे हैं। वो बाहर से हंसते हुए दिखाई देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनकी याद उन्हें रुला रही है। वो अपनी याद, प्रेयसी की यादों में खोए हुए, वो कहा था ना, एक पंक्ति थी कि मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो वो उसी पंक्ति का अर्थ यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अवसाद का अर्थ है उनकी पहली पत्नी के बिछड़ने का दुख। नेक्स्ट है, संसार में मूढ़ कौन है और क्यों? मूढ़ का अर्थ था मूर्ख, मैंने आपको पढ़ाया था कविता में। और मूर्ख वही है जो संसार की बातों में आता है, जो संसार में केवल भोग विलास को जोड़ने में लगा है। और मैंने आपको ये भी बताया था, दाना का अर्थ है स्वार्थ, यानी कि जहाँ पर नादान है वहीं पर स्वार्थ है, यानी कि नादान वही हैं जो स्वार्थी हैं, जो भोग विलास की चीज़ों को जोड़ने में लगे हैं। और इस संसार में वही मूढ़ है, वही मूर्ख है जो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं सीखते, जो देखते हैं कि इंसान आता है और जाता है और अपने साथ किसी भी प्रकार की कोई धन संपत्ति नहीं लेकर जाता, लेकिन फिर भी वो धन संपत्ति को जोड़ने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य जब की क्वेश्चन आता है, प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, तो प्रतिपाद्य में आपको थोड़ा सा मतलब समराइज करके आपको उसके भावार्थ को लिखना पड़ेगा। तो प्रतिपाद्य में 3 पद के बारे में बात हुई है। पहले पद में पथिक के बारे में बात हुई थी, दूसरे पद में चिड़िया के बारे में बात हुई थी और तीसरे पद में स्वयं कवि के बारे में बात हुई थी। तो पहले पद में यह बताया गया था कि पंथी को अपने मंजिल तक पहुंचनी है, मंजिल पहुंचने में रात ना हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो चल रहा है। वो अपने लोगों से मिलना चाहता है उस मंजिल पर पहुंचने के लिए। दूसरे में पक्षियों के बारे में बात हुई, चिड़िया के बारे में बात हुई है। चिड़िया अपने घर पहुंचना चाहती है, अपने बच्चों को मिलना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कहीं उसके बच्चे चोटिल ना हो जाए, गिर ना जाए। और अंतिम पद में बताया गया था कि जो कवि है, कवि को ऐसा लगता है कि वो किसके लिए बेचैन हो, वो किसके लिए व्याकुल होए, क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है कि उसका घर पे इंतज़ार करने वाला कोई भी नहीं है। इस कारण से उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है। शिथिलता मतलब आलस्य, कमज़ोरी आ जाती है और उसका मन बेचैन हो जाता है इन्हीं चीज़ों को सोचने के कारण। ठीक है, तो आई थिंक ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है जीवन में, और लास्ट में एक भाव ये बताया गया है कि जीवन में जो गति है, जीवन की जो गति है ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेम। अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर उसमें प्रेम है तभी आप वो चीज़ पा पाएंगे। अगर प्रेम नहीं है, अपनों के साथ आपका प्रेम नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम नहीं है, तो शायद आप वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रेम ही व्यक्ति को बांधे रखता है, प्रेम ही एक दूसरे को बांधने का प्रयास करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे अपनी माँ,
मतलब उन्हें ये लग रहा है कि माँ आएगी, उनके लिए खाना लाएगी, वो प्यासे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई खाने की चीज़ ज़रूर आएगी और वो अपने माँ को उस चीज़ को लाने के लिए उन्हें लगता है कि सुबह सुबह माँ में हमारे लिए खाना लेने गई है। इसीलिए बच्चे इसी की आशा में नीडों से झाँक रहे हैं, घोंसले से इसीलिए तो झाँक रहे हैं कि उनकी माँ आएगी, उनके लिए कुछ खाने पीने की वस्तु लाएगी। वो काफ़ी टाइम से अकेले हैं, तंग आ गए हैं घर पे अकेले रहकर, कोई बात करने के लिए चाहिए, माँ आएगी तब बात होगी, तब वो खाना खाएंगे, यही सोचकर वो अपने माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट कीजिए मैं और जग और कहाँ का नाता। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं और जग और, यानी कि मैं कोई और हूँ, यानी कि हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मैं कुछ कोई और हूँ और जग कोई और है, मतलब मेरा और जग का नाता हो ही नहीं सकता। और कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जग को तो अपने जग के प्रति उनके मन में तो विद्रोह की भावना है। विद्रोह की भावना क्यों है? विद्रोह की भावना इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि जग अपूर्ण है, यहाँ पे सब केवल भोग विलास की वस्तुओं को जोड़ने में लगा हुआ है। यहाँ पे एक आया संसार से उसका संबंध केवल चिरस्थायी नहीं है। संपूर्ण विश्व भौतिकवादी मानसिकता से ग्रसित है। भौतिकवादी मानसिकता का क्या अर्थ होता है? भौतिकवादी मानसिकता का अर्थ होता है भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में। भौतिक वस्तुएं कैसे? बंगला, गाड़ी, धन दौलत, पैसा, ये सब भौतिकवादी वस्तुएं हैं। ये पाने का ही सब व्यक्ति होड़ में लगे हुए हैं और कवि को लगता है कि ये सारी वैभव, ये सारी संपत्ति तो तुच्छ है, ये सारी संपत्ति बेकार है। इसीलिए वो कहता है कि जग जिसको पाने में लगा है वो उसको पाना नहीं चाहता। जग भौतिकवादी वस्तुओं को पाने में लगा है, जग केवल भोग विलास की चीज़ जोड़ने में लगा है, जग वैभव जोड़ने में लगा है, जबकि वो इन सभी चीज़ों के विरोध में खड़ा हुआ है। इसीलिए उसका और जग का कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ एक चीज़ समाई है, वो है अपनी प्रियसी, अपनी प्रिया का प्रेम, और वो उसी के सहारे अपना पूरा जीवन काटना चाहता है। और लोगों को भी ये संदेश देता है कि लोग भी इसी प्रकार से अपना जीवन का निर्वाह करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं, कुछ समय के लिए हैं। अंत में केवल आपका व्यवहार और आपकी इंसानियत और आपके कर्म ही आपके साथ चलते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं आपको, ये सब आपको पहले से ही आते होंगे अगर आपने कविताओं को ढंग से पढ़ा होगा तो। क्योंकि बच्चे बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर हमने कविता का अध्ययन भलीभांति किया है तो हम सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।